जी, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये एक दूसरे पर कीचड़ उछाल लेने से क्या जिम्मेदारी तय हो जाएगी? क्या ये पता चल जाएगा कि इसका असली गुनहगार कौन है जिसने 121 लोगों की जान ले ली? नहीं, देखिए, असली गुनाहगार को सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, आम जनमानस के बीच में 24 घंटे बीतने के बावजूद भी एक सवाल है। देखिए, उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है और बाबा ही सुरक्षित हैं। बाकी तमाम जो जनमानस है वो अपने आप को असुरक्षित उत्तर प्रदेश में एक धार्मिक विचारधारा की एक कहीं ना कहीं उनको मानने वाले लोगों की एक सरकार है। इस रूप में कहीं ना कहीं बाबाओं का जो आतंक है वो दिखाई देगा। मैं राकेश त्रिपाठी जी एक बात बताऊंगा आपको कि किसी भी कार्यक्रम को, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे वो राजनीतिक कार्यक्रम हो, जो प्रशासनिक व्यवस्था है वहां परमिशन दी जाती है और परमिशन अगर संख्या दी जाती है तो उस परमिशन को कैंसिल भी किया जाता है। ये कह देना कि वहां 80,000 की परमिशन थी, वहां 2 लाख लोग, प्रशासनिक व्यवस्था क्या कर रही थी? अगर प्रशासनिक व्यवस्था ये चाह रही थी तो उसको बाकायदा निरस्त भी किया जा सकता है। दूसरी बात, अगर किसी कार्यक्रम को कोई भी आयोजक करता है 5,000 की भीड़ से ज्यादा कहीं ना कहीं अग्निशमन की भी परमिशन होती है और बाकायदा आप पूरे के पूरे पिक्चर में ये बता दीजिए कि जहां 2.25 लाख लोग खड़े हों वहां एक भी कोई अग्निशमन की कोई एक भी गाड़ी हो, एक भी कोई एम्बुलेंस खड़ी हो, एक भी कोई प्रशासनिक व्यवस्था का आदमी हो, कितने वहां पुलिस के लोग थे? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपकी ये जिम्मेदारी है, सरकार की ये जिम्मेदारी है। लोगों ने जान गंवाई है, लोगों को इंसाफ इसलिए नहीं मिलेगा कि मरने वाला कहीं ना कहीं गरीब है, मरने वाला कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से भी कमजोर है। ऐसे लोग हैं जो गांव देहात के लोग हैं जिनकी आवाज कभी बन नहीं पाएगी। अगर मरने वाला कुछ इतर होता तो निश्चित रूप से कार्रवाई होती। और बाबा के ऊपर कार्रवाई क्यों ना हो भाई? बाबा के ऊपर कार्रवाई इसलिए नहीं हो सकती ना कि ये जो बाबा है ये सिर्फ जनता को तो फर्जी आशीर्वाद देते हैं और सरकारों को कहीं ना कहीं ये वोट देते हैं। ये झूठे कहीं ना कहीं वोट बैंक के एटीएम बने बैठे हैं, सरकारों को इनसे वोट मिलता है। और आज योगी जी ने क्या कहा है आपको मालूम है कि एफआईआर में नाम इसलिए नहीं है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले स्टेटमेंट में ये कहा कि ये दुर्घटना तब घटी जब कथावाचक अपनी कथा खत्म कर चुके थे। कहीं ना कहीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी कथावाचक को बाहर करना चाहते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं अपने पूरे के पूरे स्टेटमेंट में ये कहा कि ये गलती कहीं ना कहीं सेवादार की है। ये गलती सेवादार की नहीं है, ये आयोजक की गलती है, ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था की गलती है। और भारत का दुर्भाग्य ये है कि कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं रोज घटती हैं, चाहे वो धार्मिक समूह हो, चाहे वो राजनीतिक समूह हो। मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, आज उत्तर प्रदेश में वही है। अगर बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है तो इसकी जवाबदेही मरने वाले के परिवार को तय करेंगे, या जो मरने वाले लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं है वो आकर के थाने में बयानबाजी करेंगे कि कृपया जो है बाबा का नाम शामिल कर लो। अरे बिल्कुल सतीश जी, और इस बात का जवाब राकेश त्रिपाठी जी दीजिए। एफआईआर में कथावाचक का नाम क्यों नहीं है? जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं उसमें कथावाचक का नाम क्यों गायब है? सब कुछ सेवादार और आयोजकों के इर्द गिर्द घुमाने की कोशिश क्यों की जा रही है? देखिए, एक बात स्पष्ट कर दूं, सतीश प्रकाश जी जो कह रहे हैं कि गरीबों की जान गई है इसलिए किसी की संवेदना नहीं है, ये बात पूरी तरह से तथ्यों से परे है। अगर सरकार संवेदनशील नहीं होती तो 3-3 मंत्री तुरंत भेजे न गए होते। अगर सरकार संवेदनशील न होती तो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी तुरंत वहां भेजे न गए होते। सरकार संवेदनशील न होती तो मुख्यमंत्री वहां स्वयं जाकर के हर घायलों से उनके बेड पर जाकर के मुलाकात न कर रहे होते। सरकार की संवेदनशीलता और सरकार की त्वरित गति से कार्रवाई तो साफ साफ दिखाई पड़ रही है। हाँ, जो चूक हुई है उनको हमने स्वीकार किया है, जो चूक के लिए जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ जांच भी बिठाई है और इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। आप जो सवाल पूछ रही हैं कि एफआईआर किनके खिलाफ हुई है, मुझे लगता है सतीश प्रकाश जी तो बहुत लर्नेड व्यक्ति हैं, जानकार व्यक्ति हैं, वो जानते हैं कि एफआईआर का मतलब प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है और प्रथम सूचना रिपोर्ट में जिनके नाम है उन्हीं के खिलाफ चार्जशीट जाएगी या विवेचना में केवल उन्हीं को शामिल किया जाए, ऐसा होता नहीं है। विवेचना में नाम बढ़ाए भी जाते हैं, विवेचना में नाम घटाए भी जाते हैं। आप निश्चिंत रहिए, जिनकी जिनकी भूमिका निकल करके आएगी उन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं तो एक बात, कोई भी मुकदमा अगर ये कल को कोर्ट में जाकर के कहेंगे, अगर आपने अज्ञात में किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है तो निश्चित रूप से साक्ष्यों के अभाव में ये बाबा जेल में नहीं जाएगा। आपका डीएम वहां पहुंचा लेकिन आपके नहीं भाई, अरे ये बेवकूफी भरी बात मत रखिए। अरे मैं एडवोकेट हूं भाई, अज्ञात व्यक्ति मुख्यारोपी हो जाते हैं, ये बिल्कुल मत करिए। अज्ञात व्यक्ति मुख्यारोपी हो जाते हैं, विवेचना करना मत सिखाइए भाई। सतीश प्रकाश जी, आप विवेचना से परिचित नहीं होंगे। मैं अधिवक्ता के तौर पर इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो अज्ञात है उन्हें कई बार मुख्यारोपी
निकलते हैं। सतीश जी आपके डाउट को अभी क्लियर कर देते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, चलिए मान लिया मैंने आपके एफआईआर वाली बात को भी चलिए जस्टिफाई आपने किया, मैंने वो भी मान लिया। आप मुझे बताइए, क्या आप यहाँ पर आकर मुझे बता सकते हैं या आप मेरी तरह सवाल खड़े कर सकते हैं कि वो कथावाचक भी सवालों के घेरे में है जिसने अनुयायियों को इकट्ठा किया, जिसकी चरण रज लेने के लिए लोग दौड़ पड़े और एक के ऊपर गिर पड़े? प्राची जी एक सेकंड सतीश जी, बस एक मिनट बोलिए। प्राची सतीश जी आ रही हूँ फिर। उठा रही है, मैं आपके प्राची सतीश जी, एक जो मिनट। सवाल उठा रही है मैं उस सवाल के साथ निश्चित तौर पर सहमत हूँ। सतीश जी एक मिनट रुक जाइए प्लीज। जिस प्रकार का पूरा ये आयोजन है, इस आयोजन को लेकर के आपने जो सवाल उठाए हैं, निश्चित तौर पर इन सवालों के साथ मैं खड़ा हूं और इन सवालों के उत्तर जरूर तलाशे जाने चाहिए कि किस प्रकार के इस प्रकार के आयोजन में गैर जिम्मेदाराना रवैया, सेवादारों की प्रकार से नियुक्ति और जिस तरह से आज 100 से ज्यादा लोगों की जान गई है, ये जिम्मेदारी से परे कोई नहीं हो सकता है। मत हटिए जिम्मेदारी से, लेकिन जब आप ये मान रहे हैं, मैं ये मान रही हूं, तो क्या वहां मौजूद पुलिस और आपके अधिकारियों को नहीं समझ में आया कि अधिकारी जो कथावाचक है उसका नाम भी एफआईआर में होना चाहिए? कुछ और आपको ढूंढने की जरूरत पड़ गई, वो फरार है, इससे बड़ा ग्राउंड आपको क्या चाहिए? आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं उसे, लेकिन एफआईआर में नाम नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि इस बात के लिए आप आश्वस्त रहिए। अगर पुलिस की जांच में कुछ जो नाम निकल करके सामने आते हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए, चाहे वो पाताल तक छिपे हो, उत्तर प्रदेश की पुलिस ढूंढ पाने में सक्षम है। कोई भी व्यक्ति जो दोषी है वो बचेगा नहीं, मैं इस बात को आश्वस्त कर सकता हूं। अब सरकार तो काम करने की भी बात कर रही है, एक्शन लेने की भी बात कर रही है सरकार तो, और 3 मंत्रियों को कल भेजा गया। आज मुख्यमंत्री पहुंच गए, घायलों से मिले, मुआवजे का ऐलान कर दिया, एसआईटी गठित कर दी गई है, जांच हो रही है। इससे इतर अब विपक्ष के क्या सवाल है? देखिए, जो कथावाचक हैं उनको तो पुलिस एस्कॉर्ट दे रखी है। उनका काफिला जब चलता है तो पुलिस एस्कॉर्ट में चलता है, तो पुलिस एस्कॉर्ट किसने दी है? प्रदेश सरकार ने दी है। जाहिर सी बात है, संरक्षण प्रदेश सरकार का उन पर, तो इसलिए क्यों एफआईआर करेंगे उन पर? एक मेरी बात, अभी बात देखिए, पूर्व डीजीपी साहब ने स्पष्ट कह दिया है नहीं, ये गलत है, ये झूठ है, ये जो है प्रशासनिक में झूठ नहीं है। कोई पुलिस एस्कॉर्ट नहीं है, आप झूठ मत फैलाइए। क्या करके अखिलेश यादव जी मत्था टेकने का काम करते थे? अखिलेश यादव जी ब्रह्मांड में सदा सदा ही जय जयकार हो ये नारे लगाते रहे। ये झूठ मत फैलाइए टीवी पर बैठ करके। अखिलेश यादव जी ब्रह्मांड में उनकी सदा सदा ही जय जयकार होते रहे। सैकड़ों वीडियो इस तरह सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। अखिलेश यादव कैसे सदा ही ब्रह्मांड में जय जयकार कर रहे थे। घटिया बातें मत करिए, सबको मालूम है बीजेपी का फुल फॉर्म है बड़ी जहरीली पार्टी बीजेपी। नहीं, घटिया बातें नहीं, आप तथ्य झूठ मत रखिए, आकर के झूठ मत फैलाइए कि सरकार की सुरक्षा में, सरकार की योजना से। सच बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी में इस बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन समाजवादी पार्टी के द्वारा लगातार पुष्पित पल्लवित किया गया ऐसे बाबाओं को।